नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एमए इकोनॉमिक्स इग्नू एमएसी। अगर आपने जुलाई 2025 के सेशन में एडमिशन लिया है तो आज की ओरिएंटेशन क्लास आपके लिए है। आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग 3 चीज़ें समझेंगे। पहली चीज़, आपका सिलेबस क्या है। दूसरी चीज़, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तीसरी चीज़, आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं और असाइनमेंट की आपके रिजल्ट में वेटेज क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आपके सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इग्नू ने क्या करा है, आपका जो पूरा सिलेबस है उसको 2 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका सेकेंड ईयर। इस पूरी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपको जो मिनिमम टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 2 ईयर्स का, और आपको जो मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 4 ईयर्स का। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि आपको अपनी डिग्री किसी भी हाल में 2 साल में ही कंप्लीट करनी है। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। जब डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम जॉब के लिए जाते हैं तो 2 तरह की जॉब होती हैं, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब। मान लीजिए कि आप प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो। उस केस में क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी में किसी ऑफिस में जॉब के लिए जाओगे मास्टर्स डिग्री के बेस पर, तो ऐसा तो नहीं है जितनी वैकेंसी हैं उतने ही कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट अक्सर नंबर ऑफ वैकेंसी से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं, हम लोग ये मान लेते हैं नंबर ऑफ जॉब्स हैं 5, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो मान लीजिए हैं 200, और अक्सर ऐसा ही होता है। अब कंपनी के पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि वो 200 लोगों के इंटरव्यू ले, तो क्या होगा, सबसे पहले सबके रिज्यूमे ले लिए जाते हैं। उन रिज्यूमे को एनालाइज करा जाता है, और एनालाइज करने के बाद ये देखा जाता है कि हम इन रिज्यूमे में से जो सबसे अच्छे रिज्यूमे होंगे उन लोगों को बुलाएंगे। मान लीजिए कंपनी के पास इतना टाइम है कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को ही इंटरव्यू ले सकती है, इससे ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकती है। या अगर इनमें से कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उसके बाद ही वो बाकी लोगों को बुलाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, इन 200 रिज्यूमे में से देखेगी सबसे स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे कौन से हैं। अब जिन लोगों की डिग्री 2 साल से ज़्यादा में कंप्लीट हुई है, और कुछ लोगों की डिग्री 2 साल में ही कंप्लीट हो गई है, तो पहले उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिनकी डिग्री 2 साल में कंप्लीट हो गई है। जिनकी डिग्री 2 साल से ज़्यादा में कंप्लीट हुई है उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एमए इकोनॉमिक्स के बेस पर जो जॉब्स होती हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी की, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, या फिर आपकी पीजीटी के लिए होती है, या फिर कॉलेज में आप जब जाते हो लेक्चरशिप के लिए, तो उसमें क्या होता है, जिन जॉब्स में इंटरव्यू होता है वहाँ पे भी क्राइटेरिया होगा, ठीक है, कि आपके रिज्यूमे को कंपेयर करा जाएगा। मान लीजिए कि एक जॉब है, ठीक है, और 2 कैंडिडेट है, हम सिर्फ 2 मान लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं। उन 2 लोगों में के मार्क्स एक जैसे हैं, रिज्यूम में उनका जो इंटरव्यू हुआ है वो भी एक जैसा, वो सारी चीज़ें एक जैसी हो गई हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपकी बाकी चीज़ों को कंपेयर करा जाएगा। उसमें हो सकता है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएँ, 12th के मार्क्स देखे जाएँ, हो सकता है 10th के मार्क्स भी देखे जाएँ, और ये भी हो सकता है कि देखा जाए कि किस स्टूडेंट की डिग्री कम टाइम पीरियड में कंपेयर हुई है। तो पहली चीज़ तो ये, किसी भी हालत में आपको अपनी डिग्री 2 साल में कंप्लीट करनी है, यानी आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको जॉब के टाइम पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपकी डिग्री 60% के साथ कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्म्स निकलते हैं जिसमें साफ क्लियर लिखा होता है कि आपकी मास्टर डिग्री यानी एमए इकोनॉमिक्स 60% के साथ कंप्लीट होनी चाहिए किसी यूजीसी यूनिवर्सिटी से। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि इग्नू में इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं इग्नू में, वो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप 100 में से
40 मार्क्स लेके आओगे तो आपको पास मान लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी भी तरीके से अपनी लूंज पूंछ तरीके से तैयारी करी और किसी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स आ गए फॉर एग्जांपल 47। अब ये 47 मार्क्स मेरी पूरी परसेंट बिगाड़ देंगे, 60% बनाने में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि इस पेपर को मैं दोबारा दे दूँ, मैं इम्प्रूवमेंट भर दूँ, लेकिन इग्नू में एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स में तो इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं है, बाकी किसी कोर्स का मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट का इग्नू के एमए इकोनॉमिक्स कोर्स में कोई चांस नहीं, यानी जो मार्क्स आपके एक बार आ गए वो मार्क्स आपके एक बार आ गए। मैंने स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स भी देखे हैं, 42 भी देखे हैं, 45 भी देखे हैं। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपके इतने कम मार्क्स ना आए, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो, आपको किसी भी हाल में 60% अपनी बनानी ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने एग्जाम की तैयारी की, कि एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो आज की इस क्लास में मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा, सेकंड ईयर के बारे में हम लोग समझेंगे बाद में। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, इग्नू ने इसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है एमएससी 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, एमएससी 102 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, एमएससी 203 क्वांटिटेटिव मेथड्स। सेकेंड सेमेस्टर में एमएससी 104 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एमएससी 205 इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, एमएससी 109 रिसर्च मेथड्स। ठीक है, अब इन दोनों सेमेस्टर के एग्जाम आपके, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के एग्जाम एक साथ ही होंगे, एग्जाम आपके एनुअली ही होंगे। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है कल यूनिवर्सिटी कुछ चेंज कर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नू की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम पे आपको उसको चेक करना पड़ेगा। आपके दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे जून 2026 में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है MEEC प्रोग्राम गाइड। तो आपको एक MEEC की प्रोग्राम गाइड मिलेगी जिसको इग्नू ने प्रिंट करा है, इग्नू की इन्फॉर्मेशन के लिए, एमए इकोनॉमिक्स के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप उसको जरूर डाउनलोड करना, उसमें आपको पूरी कोर्स की, एग्जाम की, आप बाकी चीज़ों की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस प्रोग्राम गाइड को आप जरूर पढ़ लेना। सब्जेक्ट आपको पता चल गए, बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ पेपर आपके प्योर मैथमेटिकल हैं, कुछ पेपर आपके सेमी मैथमेटिकल हैं, कुछ पेपर आपके थ्योरी के हैं। देखो, एक बात आपको समझनी है, जब आप प्रोग्राम गाइड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एमए इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिस्ट को प्रिपेयर करना। और इकोनॉमिस्ट कौन लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, या तो किसी इकोनॉमी के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए। पॉलिसी मेकिंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छी कमांड हो, और आपकी स्टैटिस्टिक्स पे और आपके इकोनॉमेट्रिक्स पे भी बहुत अच्छी कमांड हो। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन तक मैथ पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन तक मैथ नहीं पढ़ा है, 12th तक मैथ पढ़ा है या 10th तक ही मैथ पढ़ा है, तो आज से ही आप अपने मैथ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना मैथ के पॉलिसी मेकिंग हो नहीं सकती है। किसी भी तरह का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का हो, चाहे फिर वो RBI ग्रेड बी का हो, जब तक हमारी मैथ पे ही पकड़ नहीं है, हम एमए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए हम अपने सब्जेक्ट्स का नेचर समझ लेते हैं। तो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक रेड कलर से जो थोड़े टफ हैं, यानी कि आपके मैथमेटिकल पेपर हैं, और दूसरे आपके सेमी मैथमेटिकल हैं जिसको हम ब्लू कलर से डिनोट कर लेते हैं। और आपके जो सबसे आसान पेपर है, यानी जो प्योर थियोरेटिकल पेपर है, उसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो पेपर हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके कुछ मैथमेटिकल पेपर है।
हमारी जो मैथमेटिकल पेपर है वो है MEC 101 और MEC 203। ठीक है, आप ये मान के चलिए एग्जाम में अप्रोक्स 90% पेपर यहाँ से मैथमेटिकल आएगा, 10% हो सकता है आपकी थ्योरी आ जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, हम सेमी मैथमेटिकल पेपर की बात करें तो वो है आपके MEC 102, MEC 104, MEC 109। अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर के से अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप ये मान के चलिए 20 to 40% सिलेबस, ठीक है, यहाँ मैथमेटिकल है और बाकी का पेपर आपका थ्योरेटिकल है। ठीक, इसके बाद एक आपका सब्जेक्ट है, एक सिंगल सब्जेक्ट MEC 205। ये पेपर आपका पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको एक साथ नहीं लेना है, हमें कोई भी नहीं, हम 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग ना 6 सब्जेक्ट को एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, हम 2-2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे। तो 2 सब्जेक्ट हमें कौन से लेके चलने हैं ये थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग, ये हो गया है आपका सब्जेक्ट 1 फॉर एग्जांपल, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट 2। तो आप एक सब्जेक्ट तो ले लीजिएगा, सबसे पहले आपका MEC 203 और दूसरा आपको ले लेना है 205। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेना। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है कि इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो MEC 203 है, इस सब्जेक्ट के अंदर भी ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपका मैथमेटिक्स और दूसरा आपका स्टैटिस्टिक्स। तो एक सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात ये है कि जब तक आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी बीच बीच में मैथमेटिकल कंसेप्ट आएंगे, और जो मैथमेटिकल कंसेप्ट बीच बीच में आएंगे वो हमें सिखाए कहाँ जा रहे हैं, वो MEC 203 में सिखाए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला आपको जो सिलेबस है MEC 203, भैया आपका कंटिन्यू, ये आपको पूरे साल पढ़ना है, इसको बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, ये ओरिएंटेशन क्लास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो सही में सीखना चाहते हैं, जिनको किसी भी तरह से धक्का मार के पास होना है, डिग्री लेनी है, उनके लिए ओरिएंटेशन क्लास नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे धक्का मार के जुगाड़ करके पास होना है, वो अभी तक ऐसा करते हुए आए हैं। तो ये क्लास उन लोगों के लिए जो सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स में ही अपना करियर बनाना है ना। तो ये सब्जेक्ट आपको पूरे साल पढ़ना है, यानी पूरे के पूरे 12 महीने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अप्रोक्स 6 मंथ में तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मैथ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलता है, हमें उसको 2 से 3 बार रिवाइज भी करना पड़ता है। जिन लोगों ने 12th क्लास में मैथ पढ़ा है या ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा है, जो लोग कॉमर्स विद मैथ बैकग्राउंड के हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के हैं, BTech BSc कर रखा है, उनको पता है कि मैथ एक बार करने से काम नहीं चलता है। आप लोगों ने रामानुजन जी के बारे में सुना होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उनके ऊपर एक मूवी है हॉलीवुड में बनी है, द मैन हू नो इन्फिनिटी। ठीक है, उस मूवी को आप देखिएगा। उस मूवी को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार रामानुजन जी एक थ्योरम को प्रूव कर रहे थे, और उस थ्योरम को प्रूव करते करते उनको कई दिन लग गए, तब भी उन पे वो थ्योरम प्रूव नहीं हुई। जब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन के साथ ऐसा हुआ, तो हम लोगों के साथ क्या होगा, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको कई बार
करना पड़ता है, जब भी वो हमें अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में उसका सिलेबस बैठता है। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। तो आपका जो 205 है, मैं अगर अप्रोक्स लेके चलूं तो मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट आपका 1 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको इसको इतना ही टाइम देना है, 1 मंथ में सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जब ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको रिप्लेस कर देना है आपको 102 से। ये तो क्योंकि आपका इधर चलता रहेगा, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से 102 आपका अप्रोक्स 2 मंथ्स लेगा। ठीक है, 2 मंथ्स में आपका ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 104 की। तो 104 मेरे हिसाब से अप्रोक्स अगर मैं मान के चलूँ तो आपका 1.5 मंथ्स लेगा। ठीक है, मंथ्स, और उसमें ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज़ है, मैंने ये सीक्वेंस ऐसे ही क्यों बताया, इसके पीछे का लॉजिक ये है, आप ना जैसे 205 करोगे तो 205 करने के बाद 102 करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। दूसरी बात यह है कि इधर 1 महीने में कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे 1 महीने में आपने थोड़ा सा मैथ का सिलेबस भी कवर कर लिया है। तो यहाँ तो ये तो पेपर आपका पूरा थ्योरी का है, पर इसमें बीच बीच में मैथ आ जाता है। तो इसमें जब बीच बीच में मैथ आएगा, वो मैथ कहाँ से आएगा, वो मैथ यहाँ सिखाया गया है। तो जब यहाँ पे बीच में मैथ आएगा, यहाँ 1 महीने मैथ सीख चुके हो, तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल कंसेप्ट बीच में आएंगे आप उनको समझ पाओगे। ठीक है, इसको बाद में क्यों करना है, इन दोनों की बात, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 205 से भी कुछ चीजें कॉमन है और 102 से भी कुछ चीजें कॉमन है। पहले तो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो 102 और 104 दोनों में ही थे। पहले 104 004 हुआ करता था, 102 002 होता था, सोलो मॉडल दोनों में पढ़ाया जा रहा था। तो अब सिलेबस को थोड़ा रिवाइज कर दिया है, बट अब भी इनमें सिमिलरिटी है। तो इस सब्जेक्ट को अगर इन दोनों की बात करोगे तो आपको काफी आसानी रहेगी। इसके बाद जब आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कर देना 101। 101 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। यहाँ पे आपके अभी तक अगर हम लोग देखें तो लगभग आपके 3.5 महीने के आसपास, 4.5 महीने के आसपास आपके खत्म हो चुके हैं। अगर इस सब्जेक्ट को आप ठीक तरीके से करते हो तो 203 में क्या है कि अब जैसे मैंने आपको बताया, मैथ और स्टैटिक्स 2 पोर्शन है, 4 महीने में आपका मैथ खत्म हो जाएगा। और जब तक आपका मैथ खत्म नहीं होगा तब तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी MEC 101 भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्वांटिटी मेथड यानी कि 203 इन दोनों में भी सिमिलरिटी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटली इस पे डिपेंड करता है, किस पे, 203 पे। इनमें काफी कॉन्सेप्ट कॉमन है। ये पूरा पेपर मैथमेटिकल है, जब तक आप इसे नहीं 203 को नहीं समझोगे ये आपको आएगा ही नहीं। इवन एग्जाम में कभी कभी ऐसा देखने में आता है 2 क्वेश्चन दोनों में कॉमन आ जाते हैं, क्योंकि कई टॉपिक दोनों में कॉमन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को ही सीखने के लिए आपको क्वांटिटी मेथड के यानी 203 के पहले ही बहुत सारे चैप्टर्स आने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके 4.5 महीने इन सब्जेक्ट पे निकल गए हैं, इतने में यहाँ आपका 203 का मैथ का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसको इजिली समझ पाओगे। 203 जब आपका मैथ का पोर्शन अच्छे से कर लोगे, उसके बाद अगर आप इसे करोगे तो पहली बात तो ये सब्जेक्ट आपका आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लगभग ये मान के चलिए, अगर आप इसको 203 से पहले इसको करते तो इसमें मान लेते हैं जिस चीज को समझने में आपके 10 आवर्स यानी 10 घंटे लगते हैं, अब आपको उसमें 3 से 4 घंटे ही लगेंगे, यानी 50% टाइम आपका कम लगेगा। तो इसमें लगभग आपके 4 मंथ्स लगेंगे। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप अपना सब्जेक्ट ले लीजिएगा 109। दूसरी बात ये है, देखो जिन लोगों ने 12th में मैथ पढ़ा है, ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा है, उनको तो ये बात पता ही है कि मैथ सीखने के लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग जरा ध्यान से सुन लें। आपके घर के आसपास कोई भी अगर आपको MA इकोनॉमिक्स की क्वांटिटी मेथड्स की क्लासेस देता है यानी ट्यूशन देता है तो आप उसे ट्यूशन ज्वाइन कर लें। अगर आपको कहीं ट्यूशन नहीं मिल रही है तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, बहुत सारे लोग MEC 203 की ट्यूशंस दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे सबकी क्लासेस देखिएगा, जिस भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है आप उसे कांटेक्ट करिएगा, उसकी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर इस पेपर में आपकी बैक लग गई तो प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए आप ने एग्जाम दिया
अपना जून 2025 में, अब सॉरी 26 में दोगे आप, है ना। अब कई बार क्या होता है, ये रिजल्ट बहुत लेट निकालते हैं। अब रिजल्ट निकाला, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया अक्टूबर 2026 में और किसी की लग गई बैक, तो अब क्या होगा, दिसंबर में फिर पेपर होगा, दिसंबर 2026 में। अब अक्टूबर नवंबर बीच में आपको 1 या 2 महीने मिले हैं, बैक के बाद भी 1 या 2 महीने में तैयारी नहीं होगी। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आपका सिलेबस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर करके चलना। बैक की नौबत आ गई तो बार बार ये होगा, रिजल्ट इतना लेट आता है कि रिजल्ट और दोबारा जो एग्जाम होता है उसके बीच में हमें टाइम मिलता नहीं है। दूसरी बात, आप घर आपको भी आपकी किताबों की बात करें तो इग्नू से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। वो स्टडी मटेरियल क्या होता है, कई बार बहुत लेट आता है, एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आता है। तो आपको क्या करना है, आप इग्नू गूगल पे जाइएगा और उस पर टाइप करिएगा ई ज्ञान कोर्स, ठीक है। ई ज्ञान कोर्स पे आपको आपके सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। या आपको टाइप करना है इग्नू MEEC स्टडी मटेरियल, आप उसको टाइप करना, ई ज्ञान कोर्स की वेबसाइट खुलेगी, वहां से आप अपने मटेरियल को डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप इस चक्कर में रहे कि इग्नू से किताबें आएंगी तब हम पढ़ेंगे, तो किताबें ही हो सकता है आपके पास एग्जाम से 1 महीने पहले हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी फिर। तो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से किस तरह से आपके अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। 109 सबसे बाद में इसलिए करना है क्योंकि 109 ना आपके स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक है जो स्टैटिक्स पे डिपेंड करते हैं। तो जब तक आप यहाँ पर आओगे तब तक आपका 203 कंप्लीट हो जाएगा। 203 में स्टैटिक्स का पोर्शन है, वो पोर्शन आप पढ़ लोगे तो उसके बाद 109 में जो स्टैटिकल बेस्ड टॉपिक है उसको आप इजिली समझ पाओगे। अब अगली बात हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट की। आपको असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है। असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, असाइनमेंट आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिलेंगे। इग्नू की वेबसाइट पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। वो असाइनमेंट आपको बनाने हैं। जब आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो उस पे सबमिट करने की लास्ट डेट लिखी होती है, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और आप जब उसको पढ़ोगे, असाइनमेंट बना लेना, बनाने के बाद आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने हैं। कैसे बनाने इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, और आपका जो असाइनमेंट होगा, उन दोनों की आपकी वेटेज है। तो असाइनमेंट और आपके फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट है उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, मार्कशीट के में आपकी मार्कशीट कैसे बनेगी, इसे समझने से आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सब्जेक्ट है आपका MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इसका एग्जाम दे के आओगे अपना, वही जून 2026 में आपने इसका एग्जाम दे दिया, ठीक है। अब एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। हम लोग मान लेते हैं आपके 100 में से मार्क्स आ गए, फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स हम लोग मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपके मार्क्स तो 80 आए हैं, लेकिन इसकी जो वेटेज है वो 80 मार्क्स नहीं है, वेटेज है इसकी 70%। यानी एग्जाम की जो वेटेज है वो कितनी है, 70% वेटेज है एग्जाम की। इसका मतलब अगर आप 80 मार्क्स लेके आए हो 100 में से एग्जाम में, तो 70 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 70 में से आपको मिलेंगे 56, ठीक है। इसके बाद हम असाइनमेंट की बात करते हैं। अब आपको असाइनमेंट भी अपना जमा करना है। असाइनमेंट बना के आप जमा करोगे इग्नू के स्टडी सेंटर पे। असाइनमेंट भी आपका 100 मार्क्स का ही है। आपने असाइनमेंट जमा करा, मान लीजिए असाइनमेंट में आपके मार्क्स आ गए फॉर एग्जांपल 90। कई बच्चे पूछते हैं सर असाइनमेंट में कितने मार्क्स आ जाते हैं। देखिए, अगर आपके असाइनमेंट का आंसर बिल्कुल सही है तो आपके 60 से लेके 90 तक के बीच में नंबर आ जाते हैं। कई चीजों पे डिपेंड करता है, चेक करने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर सही होंगे तो 60 से 90 के बीच में नंबर आ जाते हैं। मान लीजिए मैं 90 नंबर लेकर चलता हूँ, तो असाइनमेंट में आपके 90 नंबर आ गए 100 में से। असाइनमेंट की जो वेटेज है वो कितनी है, वो है 30%, ठीक है। इसका मतलब है 90 में 100 में से 90 आ गए
30 में से आपके कितने आए? 30 में से आए हैं आपके 27। तो आपने एग्जाम में जो 80 नंबर स्कोर करे थे उसमें से आपको 56 मिले, क्योंकि 70% है। असाइनमेंट में 90 करे थे, उसमें से मिले आपको 27। अब हम टोटल की बात करें कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए असाइनमेंट के मिला के, एग्जाम में के मिला के, आप 56 प्लस 27 को ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 83। यानी आपके जो एग्जाम की में और असाइनमेंट के मार्क्स की कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी। 70% वेटेज है आपका एग्जाम का, 30% है असाइनमेंट का। अब बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है। तो असाइनमेंट कैसे बनाना है, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।